चलिए हम बिहार पॉलिटेक्निक सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका थियोरी ऑफ स्ट्रक्चर टॉस पढ़ा रहे थे और आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ था जो कि आज हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, हम आप लोग को इन्फॉर्म कर दें कि हम एसएससी जेई का बैच चला रहे हैं और उसमें एक नया बैच हम 1 अक्टूबर से लॉन्च किए हैं। नया बैच 1 अक्टूबर से जो 2022 में एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, 2022 में एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं एसएससी जेई में खास करके। अदर स्टेट जेई वगैरह भी भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी उसके लिए भी परफेक्ट है आपका ये क्लास। और अगर एसएससी जेई में खास करके जो 2022 में बैठने वाले हैं उन लोगों के लिए एक टारगेट टाइप का कोर्स चलाया जा रहा है जिसमें आपको लगभग 70% के आसपास जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उसको जिसकी लगभग 70% आपका पार्टिसिपेशन है इसमें प्री में एसएससी जेई प्रीलिम्स में, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन बैच अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो। साथ साथ ही आपका हम सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे आपके अक्टूबर से ही, आपका इसी मंथ से नेक्स्ट मंथ जो आने वाला अक्टूबर, इसमें हम लोग एसएससी जेई के लिए सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। स्टैंडर्ड लेवल का एक सेट को इंडिया के स्टैंडर्ड लेवल के सेट को फॉलो करते हुए हम लोग ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो 2022 में बैठने वाले हैं आपके भाई बहन बड़े या जो भी हैं जो उस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर चाहें और गया में हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग बातें करेंगे आपका टॉस को, जो कि हम बिहार पॉलिटेक्निक के 5th सेमेस्टर वालों के लिए पढ़ा रहे थे। इसकी लास्ट टॉपिक बची हुई थी लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर ए सर्कुलर सेक्शन। लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर ए सर्कुलर सेक्शन बहुत सारे लेक्चर्स बनाए जा चुके हैं जो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, तो आप पीछे के कॉन्सेप्ट देख सकते हैं अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। हम इसमें आपको लिखना भी सिखा रहे हैं लैंग्वेज वाइज कि कैसे आपको बोर्ड स्टेट लेवल के बोर्ड में आपको किस तरह से भाषा दिया जाता है वो भी आपको हम कवर कर रहे हैं। बाकी आपको जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट है उसी को हम कवर कर रहे हैं। थियोरी ऑफ स्ट्रक्चर टॉस पढ़ा रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि टॉस में इतना ही है। टॉस को अगर हम एसएससी जेई के लिए, गेट के लिए, यूएससी के लिए हम वीडियो बनाएंगे या फिर ऑफलाइन में पढ़ाएंगे तो उसके कंटेंट बहुत अलग है, डिफरेंट है। हाँ ये भी है उसमें, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा उसमें और ट्रिकी चीज़ें हैं जो कि न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करती है। तो जो सेमेस्टर के प्रति ओरिएंटेड हैं इस बार वो इस वीडियो को देखा कीजिए, और जो जिनको पढ़ाने का तरीका है सभी देखना वो भी देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट सेम ही है बट जो सेमेस्टर में है आपका वही यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। बाकी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो कि ऑब्जेक्टिव ट्रिकी न्यूमेरिकल टाइप ऑफ व्यू से कुछ कंटेंट नहीं दी जाती है। आपका लॉन्ग आंसर टाइप जो लंबे बड़े लॉन्ग आंसर टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं वो सब चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। और इसमें तो आगे हम अब केवल जो बिहार पॉलिटेक्निक ने पूछा है अभी तक उसके क्वेश्चंस बैंक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लगातार बनवाने वाले हैं चैप्टर 1 का। उसके बाद हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ और आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, हमने बात किया था रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारी बातें की थी और उसके सेक्शन के कोर बनाए थे, याद है आपको? कोर, जिसे मिडिल थर्ड रूल भी हम बनाया था। क्या बनाया था? मिडिल थर्ड रूल। ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शन में हमने देखा था कि अगर ये बी है और ये डी है और ये एक्सिस से है, ठीक है, ए बी है और ए डी है, तो यहाँ से आपका आया था 2 डायगोनल। इस एक्सिस को y अगर माने, इस एक्सिस को y माने तो यहाँ से आपको पता था कि मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी यहाँ पर जब लोड लगता है तो टेंशन सबसे ज़्यादा स्ट्रीम फाइबर पे आता है। आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जब लोड लगता है तो टेंशन सबसे ज़्यादा इधर के अपोजिट साइड के स्ट्रीम फाइबर पे आता है। तो हमने देखा था कि यहाँ लगाएं, इस तरह से बढ़ाते जाते हैं। जितना दूर बढ़िएगा बेंडिंग मोमेंट, जितना दूर बढ़िएगा इसेंट्रिसिटी का वैल्यू, ई का वैल्यू उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा इसेंट्रिसिटी का वैल्यू बढ़ता जाएगा आपका एम वाई के अबाउट दूरी बढ़ रहा है ना, वाई के अबाउट दूरी बढ़ रहा है तो एम वाई पी, मान लीजिए फोर्स लगने वाला आपका फोर्स है वो है पी, तो पी इंटू ई, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी मोमेंट होता है। जितना ई बढ़ता जाएगा उतना मोमेंट बढ़ता जाएगा। जितना मोमेंट बढ़ता जाएगा दोस्तों
ए फार्मूला पता है आपको, बेंडिंग मोमेंट या फ्लेक्चरल फार्मूला, जितना मोमेंट बढ़ता जाएगा इससे देखिए मिला करके उतना बेंडिंग स्ट्रेस, यहाँ है सिग्मा बी है, वो उतना बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, एम बटा आई इंटू वाई, एम बटा वाई इंटू, ऐसा कह दीजिए वाई समझ लीजिए कि इसेंट्रिसिटी ही है, इसेंट्रिसिटी ही है, ठीक है आपका एम बटा वाई। जितना दूर एम बटा, ठीक है। तो ये हम लोग देखते थे कि अगर मैक्सिमम कंप्रेशन देखना है या मैक्सिमम टेंशन देखना है ड्यू टू बेंडिंग, तो मैक्सिमम वैल्यू डाल दिया करते थे ई वाई मैक्स। अगर वाई एक्सिस से देख रहे हैं तो आपका यहाँ पे हो जाएगा एक्स मैक्स, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, फोर्स का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ठीक है। एक्स मैक्स देख रहे हैं, इसका मतलब कि हम लोग यहाँ से मैक्सिमम एक्स मतलब कि यहाँ पर का फाइबर में हम लोग सिग्मा बी देख रहे हैं, ठीक है। ड्यू टू बेंडिंग के कारण टेंसाइल स्ट्रेस कितना आ रहा है ये देख रहे हैं इस फॉर्मूले से। जैसे जैसे इसेंट्रिसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे एम का वैल्यू बढ़ेगा, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू बढ़ेगा, वैसे वैसे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू बढ़ेगा। और हमने देखा था कि जैसे जैसे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्या बढ़ेगा, डायरेक्ट आपका बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। और आपको बताया गया था कि यह एक्सट्रीम फाइबर पर डायरेक्ट कॉम्प्रेशन भी आता है लोड के कारण। अब डायरेक्ट कॉम्प्रेशन को माने हैं निगेटिव और टेंशन को माने हैं पॉजिटिव। डायरेक्ट कॉम्प्रेशन और बेंडिंग टेंशन दोनों ई का वह वैल्यू जिस पर दोनों आपस में यहाँ पर बराबर हो जाए, यानी कि रिजल्टेंट जीरो स्ट्रेस आने लगे, लगभग ना टेंशन में है ना कॉम्प्रेशन में है, ठीक है। जस्ट उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ये टेंशन में जाने लगेगा, इस फाइबर एक्सट्रीम फाइबर टेंशन में जाने लगेगा, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू आता है उसी को कहते हैं हम लोग मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी फॉर नो टेंशन, फॉर जीरो टेंशन या नो टेंशन, ठीक है, मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी। इसके बाद देखा गया था कि रेक्टेंगुलर के केस में कितना था जी आपका याद है, मिडिल थर्ड रूल कहलाया था, डी बाई इधर की लेंथ है तो इधर का लेंथ बी, तो बी बाई सिक्स, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक आ गया था आपका कितना, पूरा यहाँ से यहाँ तक आ गया था आपका डी बाई, यहाँ से यहाँ तक आ गया था आपका बी बाई 3, ठीक है। ये हो गया आपका बी बाई 3 और इधर से आया था डी बाई 3, इधर से आया था आपका डी बाई 3। तो यहाँ से एक रोम्बस तैयार हुआ था आपका, बीच में एक रोम्बस तैयार हुआ था, एक रोम्बस बना था, रोम्बस एक बी बाई 3 और डी बाई 3 का डायगोनल लेते हुए एक रोम्बस बना था। ये रीजन इसको कहते हैं कोर ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, दिस इज नोन एज कोर ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। और बी बाई 3 और इसका मैक्सिमम एक डायगोनल बी बाई 3 है, एक डायगोनल डी बाई 3 है, एक डायगोनल डी बाई 3 है, इसीलिए इसको कहते हैं मिडिल थर्ड रूल। कहता है ये रूल कि अगर कोई लोड इस क्रॉस सेक्शन के कॉलम जो सर्कुलर रेक्टेंगुलर कॉलम है, इस क्रॉस सेक्शन के इस रोम्बस के अंदर में, यानी कि इस मिडिल थर्ड एरिया के अंदर में, कोर सेंटर के मिडिल थर्ड एरिया के अंदर में अगर लोड कोई घूमते रहता है तो उसके कारण किसी भी एक्सट्रीम फाइबर पे दोस्तों, किसी भी एक्सट्रीम फाइबर पे टेंशन नहीं आएगा, या तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जीरो टेंशन होगा, लेकिन टेंशन नहीं आएगा, या तो कंप्रेसर रहेगा या तो जीरो टेंशन रहेगा। और इसीलिए इस जोन को बोला गया है मिडिल थर्ड कोर जोन बोला गया है, और मिडिल थर्ड रूल इसी को बोला गया है, ठीक है। ठीक उसी तरह हम बातें कर लेते हैं कि अगर क्या होता एक सेक्शन सर्कुलर होता, अगर क्या होता अगर कॉलम सर्कुलर होता, क्या होता अगर कॉलम सर्कुलर होता, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट्स, कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट स्ट्रेस का नियम पता है कैसे लिखाता है, डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस, इस फार्मूला को सिंपल लगाना है, एम बाई आई सिग्मा बाई वाई, एम बाई आई सिग्मा बाई वाई। इसमें एक फार्मूला का यूज करने में आपको सीखना सिर्फ ये है कि वाई का वैल्यू अगर आपका ऐसे सेक्शन है, ऐसे आपका सेक्शन है, ठीक है, ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए इधर की तरफ आपका एक्स है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है, समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा। तो अगर मान लीजिए कि लोड इस पर वेरी कर रहा है,
पी, ये एक्स की तरफ चल रहा है जी, एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है इसका। तो यहाँ पर वाला फाइबर में क्या है कि टेंशन है, इससे आपको चाहिए देखिए कि यहाँ पर वाला फाइबर में भी तो टेंशन है, यहाँ पर वाला फाइबर में भी तो टेंशन है। हम समझिएगा बात क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका x1, यहाँ से इस फाइबर की दूरी x2, यहाँ से इस फाइबर की दूरी, लास्ट वाला फाइबर की दूरी x मैक्स। समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। इस फार्मूले में से किसी चीज़ को कुछ रटना वटना नहीं है, जेड निकालो, सेक्शन मॉडल्स निकालो, ये करो वो करो, कुछ नहीं। सिंपल सा पता है आपको कि नो टेंशन या जीरो टेंशन कंडीशन के लिए लोड जिधर लग रहा है उसके अपोजिट साइड के एक्सट्रीम फाइबर, सबसे लास्ट वाला फाइबर पे ज़्यादा टेंशन आएगा। तो सबसे लास्ट वाला फाइबर पर का बेंडिंग स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस दोनों आपस में बराबर हो जाए तो उस समय हमारा लोड का जो इसेंट्रिसिटी होगा मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी कहलाएगा, मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी कहलाएगा। बस इसी बात को ध्यान में रखिए। फिलहाल डायरेक्ट स्ट्रेस को निकालने का सिंपल फार्मूला है कि फोर्स अपॉन एरिया, एक्सियल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। क्योंकि माना गया है कि डायरेक्ट फोर्स के वजह से, डायरेक्ट फोर्स एक्सियल फोर्स के वजह से स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, इसीलिए डायरेक्टली फोर्स अपॉन एरिया मान लिया जाता है। बट व्हाट अबाउट बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस का क्या किया जाए? बेंडिंग स्ट्रेस के लिए एक बेंडिंग फार्मूला है, ठीक है। इसमें लोकेशन आप बताइए, ये लोकेशन आप बताइए, ध्यान से देखिएगा। यह है लोकेशन x1, लोकेशन x2, लोकेशन x3। लोकेशन यहाँ पर आप पुट करिए मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अबाउट ए फोर्स सेक्शन को रोटेट कराने का कोशिश कर रहा है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लीजिए, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लीजिए। मान लीजिए कि y है, ये x के तरफ फोर्स चल रहा है तो y एक्सिस से दूर भाग रहा है, तो y एक्सिस के अबाउट घूमेगा ये प्लेन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी y एक्सिस के अबाउट लिखाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्ट करने के लिए कौन सा एक्सिस है आपके पास, कौन सा प्लेन रेजिस्ट कर रहा है? y एक्सिस के अलोंग वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आपको पता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या डिफिनेशन है? रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेक्शंस अगेंस्ट द रोटेशनल मोशन, रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेक्शन अगेंस्ट द रोटेशनल मोशन इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस अगेंस्ट द ट्रांसलेशनल मोशन इज नोन एज मास। इज मास का डिफिनेशन है, ठीक है। तो भाई जिस एक्सिस के अबाउट घूमने का वो प्लेन कोशिश कर रहा है, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो पता करेंगे पहले कि ये फोर्स किस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा है। तो ये फोर्स एक्स पे चल रहा है तो वाई के तरफ से नला पा रहा है, इसको बेंड करा रहा है, एक्स पर चल रहा है तो वाई एक्सिस बीच में फिक्स है, वाई के अबाउट घूमेगा, घन घूमेगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वाई के अबाउट आपको आई लिखना पड़ेगा यहाँ, ठीक है, वाई के अबाउट आई लिखना पड़ेगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट भी तो आपको वाई के अबाउट एम वाई रखना पड़ेगा, क्योंकि वाई के अबाउट मोमेंट दे रहा है। एक्स के अबाउट दिखिएगा भी एम वाई एम एक्स, तो एक्स से परपेंडिकुलर दूरी है ही नहीं फोर्स का, तो एम एक्स तो जीरो है, ऐसे भी एम एक्स तो ऐसे भी जीरो है। चलिए ठीक है, फिर बातें करेंगे हम कि ये फार्मूला का यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रहे हैं आपको, मतलब बता रहे हैं, ठीक है, मतलब बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। फोर्स यहीं पे लग रहा है जी, बट यहाँ पर का फाइबर, यहाँ पर का फाइबर, यहाँ पर का फाइबर, यहाँ का पर का फाइबर सब उठा है ऐसे। एक्सिस के इस साइड का फाइबर, एक्सिस ऐसे है आपका, ये है आपका वाई एक्सिस, ठीक है, जो कि ऐसे दिख रहा है वाई एक्सिस, ठीक है, ऐसे हम बातें करते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। लोड लगा इधर, तो इधर वाले लोड लगा एक्सिस आपका ऐसे है वाई एक्सिस, लोड लगा एक्स एक्सिस के तरफ, तो ये पूरा, ये देखिए ये प्लेन है ना, ये देखिए प्लेन, ये वाला ये जो प्लेन है हमारा क्रॉस सेक्शन, देखिए कैसे घूम रहा है, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका वाई है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन है? वाई है, ठीक है। चलिए फिलहाल देखिए यहाँ ध्यान से, ये पूरा इधर वाला इस एक्सिस के ये साइड वाला पूरा उठ रहा है और एक्सिस के उस साइड वाला पूरा बैठ रहा है, इस साइड वाला पूरा टेंशन में जा रहा है, इस साइड वाला पूरा कॉम्प्रेशन में जा रहा है, ठीक है। तो ये साइड वाला टेंशन में जा रहा है, तो भाई देखिएगा आप लोग अलग अलग लोकेशन का फाइबर, अलग अलग टेंशन, अलग अलग एलोंगेट हो रहा है, देखिए ना, ये ऐसे उड़ेगा, यहाँ वाला ज़्यादा उठा, यहाँ वाला थोड़ा सा पीछे वाला और कम उठा, यहाँ वाला थोड़ा सा पीछे वाला कम उठा। इसको अगर डायग्राम में देखें, स्ट्रेन डायग्राम देखें, तो आपका
ऐसे है आपका, ठीक है, ऐसे आपका है y, ये है आपका y, चमक रहा होगा यहाँ पे यार, ऐसे है आपका, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इधर वाला 5 ऐसे आपका स्ट्रेन डायग्राम बनता है, ऐसे, ठीक है। यहाँ x1 वाला कम उठेगा, x2 वाला थोड़ा सा और ज़्यादा उठा है, और लास्ट x मैक्स वाला सबसे ज़्यादा उठा है स्ट्रेन, सबसे ज़्यादा स्ट्रेन आया है जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेन यह है ना, प्लेन ऐसे उठा है। ऐसे बात करें तो इधर लोड रख दिए तो उधर वाला प्लेन ऐसे उठा है, तो सबसे ज़्यादा सबसे किनारे वाला उठा है, सबसे ज़्यादा सबसे किनारे वाला उठा है, तो सबसे ज़्यादा सबसे किनारे वाला में टेंशन भी आएगा बेंडिंग के कारण, ठीक है। तो फिलहाल हम बातें करें सबसे ज़्यादा टेंशन तो सबसे लास्ट वाला में आएगा, लेकिन ये फार्मूले के बारे में ये सिखाना चाह रहे थे कि आप अगर ये x1 डालिएगा इस फार्मूले में, x1 लोकेशन डालिएगा तो यहाँ पर का दे देगा आपका ओ सिग्मा बी, दिस इज नॉट सिग्मा बी मैक्स, दिस इज नो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। इस एक्सिस y के वो साइड आपका है कॉम्प्रेसिव और ये साइड आपका है टेंसाइल, बट यहाँ पर का डालिए तो यहाँ पर का फाइबर भी तो खिंचाया है, यहाँ पर का फाइबर भी तो खिंचाया है कुछ, यहाँ पर का वो आपका टेंसाइल स्ट्रेस दे देगा, यहाँ पर का टेंसाइल स्ट्रेस अगर x2 डाल दीजिएगा इस फार्मूला में, x2 डाल दीजिएगा इस फार्मूला में, तो y की जगह पर x2 रख दीजिएगा, तो सिग्मा जो बेंडिंग आएगा वो इस फाइबर का आ जाएगा, यहाँ पर का फाइबर का, x2 जहाँ पर है, x मैक्स डाल दीजिएगा तो सबसे एक्सट्रीम फाइबर का आ जाएगा, यहाँ पर का सिग्मा भी ये दे देगा। ये फार्मूला ऑटोमेटिक है जी, जहाँ पर का x डालिएगा या जहाँ पर का y डालिएगा, इधर इधर मूव करिएगा तब इधर इधर फोर्स मूव करेगा तब, जहाँ पर का y डालिएगा तहाँ पर का वो क्या दे देता है, टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। इस साइड वाला कर दीजिएगा तो कॉम्प्रेसिव में देने लगेगा, उस साइड वाला कर दीजिएगा तो टेंसाइल में देने लगेगा, फर्क इतना है बस, ठीक है। फिलहाल ये आपको आइडिया हो गया कि इस फार्मूला कैसे वर्क करता है, ये फार्मूला कैसे वर्क करता है। तो सिंपल सा दो चीज़ें आनी चाहिए इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए माइंड में, कुछ याद नहीं रखना है, दो चीज़ें बस, सिंपल सा इस फार्मूला को वर्क कराने आना चाहिए, ठीक है, और दूसरा डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस का मतलब पता होना चाहिए, और तीसरा बात एक कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी को डिराइव करने के लिए बोल रहा है या फिर आपको आपका कोर पता करने बोल रहा है सेक्शन का, तो क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है कि मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी का वह वैल्यू इसेंट्रिसिटी का जिस पर अपोजिट साइड वाला एक्सट्रीम फाइबर के पास क्या हो जाए, टेंशन जीरो हो जाए मैक्सिमम केस में, या तो फिर कॉम्प्रेशन में रहे। ये कंडीशन लगा करके हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा इसेंट्रिसिटी का लिमिटेशन पता कर लेते हैं और ये हमारा काम हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट याद रखा करिए, ये सब क्वेश्चन आंसर कितने रटिएगा कोई फायदा नहीं है, कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। अब हम अप्लाई करेंगे सर्कुलर सेक्शन के लिए, हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी, लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी। इसीलिए कहते हैं कि लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी, इसलिए लिमिटिंग कर रहा है, वहां से आगे बढ़िएगा तो टेंशन में आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग करना, इसलिए इसका नाम दिया गया है लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी, या फिर कहते हैं और उसी लिमिट में से मैक्सिमम वाले पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पर लिमिटिंग हो जाता है, उसको बोल देते हैं कि ई मैक्स। मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी है इतना से ज़्यादा आप सर्कुलर कॉलम पे आगे अगर इसेंट्रिक लोड को बढ़ाते हैं ना जी, तो कॉलम कंक्रीट का क्रैक करेगा, बेस के पास टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा, बेस के पास टेंसाइल जनरेट होगा। बहुत दिक्कत की बातें हैं सॉइल के लिए, फाउंडेशन के लिए भी और कंक्रीट के लिए भी, ठीक है। तो डिजाइनिंग पर्पज से चल रही है बातें, फालतू की बातें इंजीनियरिंग सिलेबस में कुछ नहीं होता है जी, सब आपके मतलब की बातें होती है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से बातें होती है, ठीक है। इस सब्जेक्ट को इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट माना गया इस चैप्टर को, क्योंकि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है टू डिजाइन द कॉलम, पिलर्स, पायर्स, ये सब के बाद बेस के पास जो स्ट्रेस जोन डिफाइन करना रहता है कि टेंसाइल ना हो जाए, दिक्कत है टेंसाइल जोन से, इसीलिए, ठीक है। चलिए, तो सर्कुलर के लिए सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। कॉन्सेप्ट नंबर वन क्या, कॉन्सेप्ट नंबर वन क्या कि लोड देखो कि कौन एक्सिस के अबाउट घुमा रहा है, जिस एक्सिस को अबाउट घुमा रहा है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फिर आपको उस एक्सिस के अबाउट मैक्सिमम लोड की दूरी कितना हो सकता है, एक्सट्रीम फाइबर की दूरी। एक्सट्रीम फाइबर की दूरी इसलिए क्योंकि यहाँ पुट करना है, ठीक, यहाँ पुट करना है क्योंकि हमको एक्सट्रीम फाइबर पर ही टेंशन को जीरो करना है, ठीक है। चलिए, दो बातें जैसे ही पता चल जाएगा, इतना के बाद आप डायरेक्टली पता क्या करिए,
आपका फोर्स अपॉन एरिया से एक्सियल स्ट्रेस निकालना जरूरी है, क्योंकि एक्सियल स्ट्रेस कॉम्प्रेसिव होगा और बेंडिंग स्ट्रेस टेंसाइल होगा उस फाइबर पे, ठीक है। तो दोनों को आपस में बराबर करके हमको क्या करना है, काम करना है। तो दोनों पहले मालूम तो होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कुलर सेक्शन कंसीडर करेंगे। कंसीडर ए सर्कुलर सेक्शन ऑफ डायमीटर d एंड लोड P एक्ट ऑन x एक्सिस। P को माना है कि x एक्सिस पर लग रहा है। आपको पता है कि हम लोग इसेंट्रिसिटी अबाउट सिंगल एक्सिस पढ़ रहे हैं। आप लोग का सिलेबस में इसेंट्रिसिटी अबाउट वन एक्सिस पढ़ना है। तो मान लीजिए कि x एक्सिस पर लोड है, तो x एक्सिस पर लोड है तो y एक्सिस के अबाउट इसेंट्रिक है, आपको ही पता है, ठीक है। चलिए एक चीज़ हम लोग देखिएगा सर्कुलर के केस में, कि सर्कुलर के केस में आपका रेक्टेंगुलर केस में क्या था कि विड्थ और थिकनेस आपका अलग अलग था, लेंथ और विड्थ अलग अलग सेक्शन के था। तो अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, BDQ/12 DBQ/12, अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी पर तो हम बताए थे कि बिजली का खंभा क्यों ऐसे लगाता है, बीम क्यों ऐसे ज़्यादा डेप्थली होता है, इसी बेसिस पर तो बताए थे, ठीक है। तो लेकिन सर्कुलर के केस में क्या, सर्कुलर के केस में जितने भी एक्सिस सेंटर से पास होते हैं बनाइए, सभी एक्सिस एक दूसरे के सिमेट्रिकल होते हैं, सभी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होता है, π/64 d⁴। दिस इज, याद रखिएगा, ये होता है आपका सर्कुलर डिस्क है। तो उसके सर्कुलर डिस्क के जो रेडियस होते हैं, डायमीटर होते हैं, वैसे अलॉन्ग जो पार होता है एक्सिस, उनके लिए होता है π/64 d⁴, ना कि जो डिस्क के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सिस जाएगा, जिसको बोलते हैं, आपको यहाँ पर हम लोग बोला गया था, दिखाए थे फर्स्ट वीडियो में आपको, आपका एक्सिस ऑफ मेंबर। एक्सिस ऑफ मेंबर जो है आपका सर्कुलर डिस्क है अगर, तो उसके परपेंडिकुलरी पार होता है। शुरू में दिखाया गया था आपको बहुत अच्छे से। मान लीजिए कि सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, तो आपको बीच में से एक एक्सिस पार कराएंगे हम, ठीक है, एक पार हो गया एक्सिस। ये मान लेते हैं कि ये सर्कुलर डिस्क था आपका, ये सर्कुलर डिस्क था, तो ये आपका एक्सिस है ये, और ये सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये ए एक्सिस जो है, ये ए आपका मेंबर कॉलम ऐसे लंबा है, ये कहलाता है एक्सिस ऑफ मेंबर। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लिखना होगा, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मटेरियल को घूमना होगा इस एक्सिस के अबाउट, तो कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे, तब ये एक्सिस के अबाउट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज करेंगे। अभी मेंबर आपका ऐसे बेंड हो रहा है, ऐसे बेंड हो रहा है, तो ये घुमाने वाला एक्सिस आपका ये है, इस एक्सिस के अबाउट घूमने का वो कोशिश कर रहा है, ये है आपका, इसके अबाउट नहीं घूम रहा है, इसके अबाउट नहीं घूम रहा है, इसके अबाउट घूमता है तो इसका अबाउट आपका सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है। तो अभी हम लोग जो याद करते हैं π/64 d⁴, ये फर्स्ट ईयर में आपको प्रूव करने के लिए होगा। ये वाला एक्सिस जो इस पर सोया हुआ है ना प्लेट पर, ये सर्कुलर प्लेट पर, ये सर्कुलर प्लेन पर सोया हुआ एक्सिस जो पार होता है सेंटर से, ये इनफाइनाइट एक्सिस पार होते हैं, इससे इनफाइनाइट एक्सिस पार होते हैं। अभी हमको बता देते हैं आपको बना करके कि ये सब एक्सिस हैं, जो सेंटर से जितने भी एक्सिस पार होंगे सब इनफाइनाइट, सभी के अबाउट देखिए, ये सब सेंटर से जितने एक्सिस पार हो रहे हैं सब, क्योंकि सर्कुलर है ना, तो सब सिमेट्रिकल एक्सिस है, सेंटर से पास होने वाला सब, उसका क्या है आपका डायमीटर है, डायमीटर एक डायमेट्रिकल एक्सिस है, सब है। तो सभी के अबाउट, किसी के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है इसका, क्योंकि समान, किसी भी डायमीटर के अबाउट आपका एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन सब तरफ समान होता है, बराबर दूरी पे मास बांटते हैं किसी भी डायमीटर के अबाउट सर्कल का, सर्कुलर डिस्क का। इसीलिए सर्कुलर प्लेन के लिए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया π/64 d⁴। लेकिन याद रखिएगा कि ये कौन सा एक्सिस है, वो एक्सिस है जो प्लेन में सोए हुए हैं, ना कि एक्सिस ऑफ मेंबर। एक्सिस ऑफ मेंबर परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है ऐसे, और इसके बाद घूमना होगा बॉडी को तो ऐसे घूमेगा, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करेंगे, क्योंकि बॉडी ऐसे बेंड कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, इसीलिए आपका एक्सिस क्या है, इसी के प्लेन में से सोया हुआ कोई एक है, हमने बोला है यहाँ एक्स और एक वाई, ठीक है। तो हम सर्कुलर सेक्शन के लिए आपको बता देना चाहें कि आई एक्स एक्स लिखिए, चाहे आई वाई वाई लिखिए, चाहे किसी भी एक्सिस के अबाउट लिखिए जो सेंटर से पास होता हो। यहाँ पर एक दिखाया गया है डायमीटर, यह आपका डायमीटर डी, ए एक्सिस गलत बन गई, ये कोई और एक्सिस मान लिया आपका, मान लीजिए कोई और एक्सिस पी, मान लीजिए आपका ये आपका है क्यू एक्सिस, कुछ क्यू एक्सिस ऐसा ही जैसे समझ, और कोई एक्सिस
मान नहीं सकते, और कोई एक्सिस मान सकते हैं आप, ज़्यादा खराब हो जाएगा। ठीक है छोड़िए, ये दो एक्सिस और है वाई वाई और एक्स एक्स, ऐसे इनफाइनाइट एक्सिस बना लीजिए ना आप। सभी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा सर्कुलर के लिए कितना, π/64 d⁴ एंड उस एक्सिस से मैक्सिमम इसेंट्रिक दूरी कितना होगा जी, जहाँ पर का फाइबर अगर लोड, जैसे देखिए अभी हम लोग वाई के अबाउट इसेंट्रिसिटी दे रहे हैं, लोड को यहाँ वैरी करवा रहे हैं, लोड को यहाँ वैरी करवा रहे हैं। ठीक है, तो y के अबाउट तो क्या है कि यहाँ पर वाला जो फाइबर है वो एक्सट्रीम फाइबर है, तो इन दोनों के बीच की मैक्सिमम दूरी क्या हो जाएगा, x के तरफ x मैक्स d/2 डायामीटर बाई 2 d/2। ठीक है, x मैक्स। तो y से दूर, चूंकि x एक्सिस पर चला रहे हो, y से दूर भगा रहे हैं, इसीलिए हम लोग y से मैक्सिमम वाला फाइबर ले रहे हैं। किससे, y से मैक्सिमम वाला फाइबर ले रहे हैं, और y से लोड के अपोजिट साइड वाला फाइबर टेंशन में चूकी जाता है। हालांकि ये फार्मूला y से जहां पर का x वैल्यू को रखिएगा, इधर का रखिएगा तो टेंशन में, या इधर का रखिएगा तो कंप्रेशन में, इसमें रखिएगा, वहां पर का ये आपका बेंडिंग स्ट्रेस देगा, यहाँ पर का रखिएगा तो यहाँ पर का आपका टेंशन में देगा, यहाँ पर का रखिएगा तो कंप्रेशन में देगा। ठीक है, उतना दूरी पर का। बट फिलहाल हम लोग रखते कहाँ पर का है, लोड इधर है तो इधर वाला का रखते हैं, वहीं पर हम लोग, क्योंकि वहाँ पर टेंशन आता है और एक डायरेक्ट के कारण कंप्रेशन है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा ये हम बातें कर रहे थे कि सर्कुलर के केस में आपका ये बराबर होता है आपस में, और इतना होता है, याद रखिएगा, ये प्रूफ आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना था सर। ठीक है, दूसरी बात कि वाई मैक्स ही क्यों, वाई मैक्स बराबर एक्स मैक्स बराबर d/2 है यहाँ पे तो हजारों मैक्स बराबर d/2 होगा, क्योंकि इनफाइनाइट एक्सिस पार करवा ली, इसे सबसे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर है, और सबसे जो एक्सट्रीम फाइबर होगा बराबर दूरी पर होगा। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर का केस है तो d/2। अब वाई मैक्स यूज करना है कि एक्स मैक्स यूज करना है, ये डिपेंड करेगा कि आपका लोड किस एक्सिस पर लग रहा है और किस एक्सिस से दूर भाग रहा है। ठीक है, y एक्सिस से दूर भाग रहा है तो x एक्सिस पर लग रहा है तो x मैक्स का वैल्यू पुट होगा, x एक्सिस से दूर भाग रहा है तो y एक्सिस पर वो लग रहा है, x एक्सिस के ऊपर घुमाएगा तो y मैक्स रखाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सट्रीम फाइबर पर चेक करते हैं, इसलिए y मैक्स। उससे ज़्यादा बाहर आप जाइएगा तो कहाँ, कॉलम से बाहर निकल जाइएगा, फिर तो आप हवा में आ गए, इसीलिए इसको बोलते हैं y d/2। ये कहाँ से लिया जाता है, एक्सिस से दूरी लिया जाता है लोड के पोजीशन का। ठीक है, चलिए इसेंट्रिक लोड इधर कर रहे हैं और देख रहे हैं सबसे दूर वाला फाइबर पर, इसीलिए एक्स मैक्स या वाई मैक्स दोनों में से कोई यूज करेंगे। यहाँ पर आपका लोड है एक्स पर तो हम यूज करेंगे किसको, एक्स मैक्स को। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्शन, एरिया π/4d का स्क्वायर होता है सर्कुलर का। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक क्यों किए फॉर्मूला क्यों बना है, क्योंकि हमको डायरेक्ट और बेंडिंग दोनों स्ट्रेस चाहिए, बस उन दोनों को कंडीशन हम लगाएंगे कि डायरेक्ट कंप्रेशन देता है तो कंप्रेशन रखना है हमको, टेंशन नहीं लाना है, तो कंप्रेशन वाला बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए टेंशन वाला से। बस ये सिचुएशन को दिखाने के लिए, एक कंडीशन मैथमेटिकल लगाने के लिए इतना हम लोग तैयार कर रहे हैं। ठीक है, एरिया पता चल गया तो एक्सियल या डायरेक्टर से सिर्फ पता कर लेंगे। सबसे पहले सिंपल PYL क्योंकि एक्सियल स्ट्रेस सेंटर पे लगने वाला लोड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली फोर्स अपॉन एरिया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस। ठीक है, चलिए लेकिन बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ पर का चाहिए, आप बताइए कहाँ पर का चाहिए। हम लोग को कंडीशन है लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी या नो टेंशन या जीरो टेंशन का कंडीशन लाने के लिए। तो नो टेंशन या जीरो टेंशन कंडीशन लाने के लिए हम लोग किसको कंपेयर करना है, डायरेक्ट स्ट्रेस को और बेंडिंग स्ट्रेस को। लेकिन कहाँ पर कंपेयर करना है, कहाँ पर कंपेयर करना है, लोड जिस साइड लग रहा है उसका अपोजिट साइड में एक्सट्रीम फाइबर पे। एक्सट्रीम फाइबर कहाँ होता है, मैक्सिमम दूरी पर। कहाँ होता है, एक्सिस से मैक्सिमम दूरी पर। तो एक्सिस से कौन, एक्सिस से मैक्सिमम दूरी पर, कौन एक्सिस से मैक्सिमम दूरी पर, तो जिस एक्सिस पर लोड लग रहा है, कौन एक्सिस है मैक्सिमम दूरी पर, जिस एक्सिस के अबाउट लोड उसको सेक्शन को घुमाने का कोशिश कर रहा है। किसके अबाउट घुमाने का कोशिश कर रहा है, वाई के अबाउट। तो वाई के अबाउट से मैक्सिमम दूरी कौन होगा, वाई से दूर भागना चाहिएगा तो एक्स के तरफ जाइएगा ना, तो एक्स मैक्स। कौन, एक्स मैक्स। द बेंडिंग स्ट्रेस ऑन एक्सट्रीम फाइबर सिग्मा बी बराबर m/i। एक्सट्रीम फाइबर मतलब मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ही हो गया, समझिए कि m/i तो रहेगा। ये फार्मूला का डायरेक्टली यूज करिए जी। फार्मूला में जाके क्या करना है, m/i तो ठीक है, बेंडिंग को इधर आने दीजिए, इसको इधर भेजना है, बस y का लोकेशन चेंज करना। y का वैल्यू क्या रखना है, x मैक्स। क्या, x मैक्स, क्योंकि एक्सट्रीम फाइबर पर देखना है हमको। एक्सट्रीम फाइबर पर टेंशन नहीं तो कहीं टेंशन नहीं।
लास्ट वाला फाइबर को चूंकि सबसे ज़्यादा उठ रहा है, लास्ट वाला फाइबर पर टेंशन नहीं तो कहीं टेंशन नहीं, ठीक है। चलिए, तो बेंडिंग स्ट्रेस आ गया आपका इतना, यहाँ से डाल दिए। मोमेंट लिखने आता है आपको, फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स पी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ई है, फोर्स पी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ई है, ठीक है। ई है, ई कब ई मैक्स कहलाएगा, जब मैक्सिमम पोजीशन पे लगता है, ऐसा ई का वह वैल्यू जिस पर लगते समय इधर एक्सट्रीम फाइबर पर, अपोजिट साइड के एक्सट्रीम फाइबर पर टेंशन जस्ट जीरो हुआ है, जस्ट कंप्रेशन से टेंशन में जाने वाला है, जीरो हुआ है, उस समय ई मैक्स कहला जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम बेंडिंग स्ट्रेस लिख लिए इतना, dy/2 डाल दिए, x मैक्स का वैल्यू dy/2 डाल दिए, क्योंकि y मैक्स x मैक्स सर्कुलर केस में सब बराबर है। पर याद रखिएगा यहाँ पे x मैक्स यूज करना है कि y मैक्स यूज करना है, डिपेंड करता है कि लोड किस एक्सिस से दूर है। लोड y एक्सिस से दूर है तो x मैक्स, क्योंकि x पर न चलिएगा, x के तरफ वाला फाइबर को ना टेंशन में डाल रहा है, ठीक है। चलिए, यहाँ हो गया। अब सिंपल सी क्या बात करना है कि एक लैंग्वेज लिखना है सिर्फ, फॉर नो टेंशन कंडीशन, फॉर नो टेंशन कंडीशन, भाषा एक लिखना है, फॉर नो टेंशन कंडीशन। फॉर नो टेंशन कंडीशन आप भी जानते हैं, बेंडिंग वाला जो है, बेंडिंग वाला इस बेंडिंग स्ट्रेस इस साइड वाला, यहाँ पर यहाँ एक्सट्रीम फाइबर है, यहाँ पर का बेंडिंग जो है वो क्या है, टेंशन में है, और यहाँ पर का आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सिग्मा सी, डायरेक्ट कॉम्प्रेशन। आप करिएगा अगर कुछ मीनिंग वगैरह गलती होता हो तो। चलिए, कॉम्प्रेशन, तो ये हो गया आपका बेंडिंग टेंशन और एक कॉम्प्रेशन। ये टेंशन कॉम्प्रेशन जिस समय बराबर होगा, ये एक्सट्रीम फाइबर पर, याद रखिएगा, इधर लोड चल रहा है जस्ट इसके अपोजिट वाला, अगर इधर लोड चलता था जस्ट इसके अपोजिट वाला, अगर इधर लोड चलता तो जस्ट इसके अपोजिट वाला, अगर इधर कहीं लोड चलता तो जस्ट इसके अपोजिट वाला फाइबर पर देखेंगे, क्योंकि उधर ही टेंशन क्रिएट करेगा। ऐसे भी इधर दबाइएगा तो उधर ही सबसे लास्ट वाला ना ज़्यादा उठेगा। यहाँ पर अगर खुट्टा गाड़ा हुआ है, इधर दबाइएगा तो उधर वाला सबसे ज़्यादा लास्ट वाला उठेगा ना, इसीलिए ऐसा देखते हैं, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि बेंडिंग वाला कम होना चाहिए, क्योंकि बेंडिंग वाला ही टेंशन देगा इधर, तो टेंशन लाने वाला कम या बराबर होना चाहिए कॉम्प्रेशन लाने वाला से, डायरेक्ट वाला से। बस ये लगा लेना माइंड में, खाली कॉन्सेप्ट ये सोचना है कि टेंशन देने वाला, जो कि बेंडिंग स्ट्रेस टेंशन देने वाला इस फाइबर पर, टेंशन देने वाला कम या बराबर होना चाहिए कॉम्प्रेशन देने वाला से, ठीक है। तो बेंडिंग वाला को रख लीजिए, डायरेक्ट वाला को रख लीजिए, इधर निकाला हुआ है सब, यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो ई का वैल्यू आ जाएगा आपका dy/8, ई का वैल्यू आ जाएगा आपका ई लेस देन इक्वल टू dy/8, ई लेस देन इक्वल टू dy/8, यानी कि यहाँ से लोड को भगाते यहाँ पर चेक करते रहिए, और यहाँ लोड को भगाते रहिए, यहाँ तक dy/8 तक आते dy/8 तक जाते यहाँ पर का जो है टेंशन और कंप्रेशन आपस में बराबर हो गया। अब अगर थोड़ा सा और बाहर निकलते हैं, यहाँ से dy/8 से थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, तो ये हो गया आपका ई मैक्स। फिलहाल बताएंगे बाद में। dy/8 से बाहर निकालते हैं तो इस एक्सट्रीम फाइबर पर टेंशन आ जाएगा, तो ये आपका जीरो या नो टेंशन कंडीशन फेल हो जाएगा। तो जीरो या नो टेंशन कंडीशन के लिए इसेंट्रिसिटी के वैल्यू लेस देन इक्वल टू dy/8 होना चाहिए, यानी कि ये पूरा जो लेस देन इक्वल टू dy/8 यहाँ भी, इधर लगेगा तो यहाँ भी, इधर लगेगा तो यहाँ भी, इधर लगेगा तो यहाँ भी, यानी कि एक सर्कल बनेगा dy/8 रेडियस का, यानी कि dy/4 डायमीटर का एक सर्कल बनेगा बीच में, dy/4 डायमीटर का एक सर्कुलर जोन बनेगा, dy/4 डायमीटर का, dy/4 मतलब क्वार्टर, 4 को क्या बोलते हैं, 1/4 को क्या बोलते हैं, क्वार्टर, यानी कि क्वार्टर कोर एरिया, इसको कहते हैं कोर, ये क्वार्टर कोर एरिया है, इसी को कहते हैं मिडिल फोर्थ रूल। इसके अंदर में अगर फोर्स लगता है तो एक्सट्रीम फाइबर पर टेंशन नहीं आएगा, या तो कंप्रेसर रहेगा या तो जीरो टेंशन रहेगा, इस एरिया के अंदर में रहेगा, तो इसीलिए कहते हैं इसको मिडिल क्वार्टर रूल, dy/4 प्लस dy/4, dy/8 प्लस dy/4 के डायमीटर के सर्कल में, सेंट्रल जोन में सर्कल में अगर लोड लगता है तो आपका कहीं पर टेंशन नहीं आएगा,
तो नहीं आएगा, तो इसलिए इसको कहते हैं मिडिल क्वार्टर रूल। मिडिल क्वार्टर रूल जो कि सर्कुलर सेक्शन के लिए वैलिड है, सर्कुलर सेक्शन के लिए वैलिड है। बहुत मजा आएगा आपको। अगला वीडियो में हम करवाने वाले हैं SBTE के स्टेट आपका बिहार पॉलिटेक्निक के पूछे गए प्रीवियस ईयर के इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव बेहतरीन मजा आएगा आपको। सारा का सारा ऐसा ही टिक होगा, खाली भाषा से, खाली लैंग्वेज आप वीडियो देख लिए हैं तो ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं। चलिए ये आ गया आपका, ठीक है। तो इसीलिए मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी ई मैक्स कितना रह सकता है, D/8। मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी या लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी D/, उसी को बोलते हैं मैक्सिमम या लिमिटिंग। ई मैक्स को बोलते हैं D/8 तक जा सकते हैं आप लोड को लेकर। मैक्सिमम इसेंट्रिक चाहे इधर बने चाहे इधर बने चाहे इधर बने चाहे किसी भी एक्सिस से दूर भागाइए, D/8 से ज़्यादा नहीं भागना है। D/8 के अंदर में रहिएगा रेडियस के हिसाब से, और D/4 के अंदर में रहिएगा डायमीटर के हिसाब से, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी की बात करें तो D/8। इसेंट्रिसिटी मतलब सर्कुलर के लिए रेडियस ही रहेगा। तो एक भाषा लिख दीजिएगा नीचे लास्ट में, ये प्रूफ हो गया आपका। फॉर नो टेंशन एट द बेस द लोड शुड एक्ट विथिन कोर ऑफ सेक्शन, विथिन कोर ऑफ सेक्शन डायमीटर ऑफ सेक्शन ऑफ डायमीटर, कोर ऑफ सेक्शन ऑफ डायमीटर D/4। कितना, D/4। दिस इज नोन एज मिडिल क्वार्टर रूल, दिस इज नोन एज मिडिल क्वार्टर रूल, दिस इज नोन एज मिडिल क्वार्टर रूल। ऐसा आपको मिडिल थर्ड रूल का भाषा भी लिखवाया था, तो उससे भी आप बना करके अलग से और अलग में लिख सकते हैं। बस मीनिंग समझ में आना चाहिए भाई आपको। माइंड में जब चीज़ें समझा हुआ है तो अपने से भी आप भाषा बना करके और डायग्राम से समझा करके पेज को और भर सकते हैं अच्छे से। ये सेमेस्टर का नियम है, ऐसे ही कीजिएगा। आप पॉइंट को समझाइएगा जितना ज़्यादा और जितना डायग्राम से एक्सप्लेन करके दिखाइएगा, मैथमेटिकल रीजन बढ़िया दीजिएगा, तो वो नंबर देंगे ही देंगे, ठीक है। तो ये था आपका मिडिल क्वार्टर रूल या लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर ए सर्कुलर सेक्शन, ठीक है। तो आज आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ का आपका जितने भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक थे सब चैप्टर 1 के कंप्लीट हो चुके हैं। अब कोई टॉपिक नहीं है पढ़ना आपको कॉन्सेप्ट वाइज। अब आपका सिंपली एक लास्ट जो सिलेबस में देखिएगा लिखा हुआ होगा कि लेटरल विंड प्रेशर के वजह से आपका चिमनी पे, कॉलम पे, पिलर्स पे, सब पे आपका बेस के पास क्या है आपका स्ट्रेस कैलकुलेशन, स्ट्रेस डायग्राम ये सब बनाना या न्यूमेरिकल उसके बेसिस पर। तो ये आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल में ही कवर होंगे। इसके लिए कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना, डायरेक्टली न्यूमेरिकल पर एप्लीकेशन देखना है। और इसके बाद आपको हम प्रीवियस ईयर सारे करवा देंगे, तो सारा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं इस चैप्टर में सेमेस्टर के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। याद रखिएगा नेक्स्ट वीडियो आपका बिहार पॉलिटेक्निक के सारे ऑब्जेक्टिव कराएगा। उसमें हम टिक करवाएंगे आपसे, हम सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आपसे टिक करवाएंगे पीछे के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, ठीक है। चलिए थैंक यू।